गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बेगार व्यवस्था के बारे में समझाऊंगी। बेगार व्यवस्था से संबंधित है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र में किसानों व मजदूरों से बिना पैसे के काम कराना और उन्हें उनकी मजदूरी न देना, इसी को बेगार व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। ये बेगार व्यवस्था जो थी वो जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में किसानों का एक आंदोलन था, जिसको बेगार व्यवस्था कहा गया था। ये जो रामचंद्र थे, बाबा रामचंद्र, ये एक फर्जी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम कर चुके थे और जमींदार अवध के किसानों से बहुत अधिक लगान और कई प्रकार के कर भी वसूल कर रहे थे। इसी कारण इस बेगार व्यवस्था को खत्म करना उचित समझा गया। ये पॉइंट्स दे रखे हैं, इनके माध्यम से आप अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट से लगान कम किया जाए, यानी कि इन्होंने एक ही बात सामने रखी थी कि जितनी भी जो लगान ली जा रही है वो कम कर दी जाए मजदूरों से। तीसरा था दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार हो। जो भी जमींदार थे वो दमनकारी शासन कर रहे थे, ब्रिटिश शासन की तरह, उनका सामाजिक बहिष्कार करा जाए, यानी कि यही नहीं, पट्टेदार के रूप में उनके पट्टे भी निश्चित नहीं होते थे। उन्हें बार बार पट्टी की जमीन से हटा दिया जाता था, जिससे जमीन पर उनका स्थायी रूप से और कानूनी रूप से अधिकार ना हो सके। इस प्रकार के अन्यायों के विरोध में अवध के किसानों की मांग थी कि उनका लगान जो है वो समाप्त कर दिया जाए और उन्हें बेगार लेना बंद कर दिया जाए। चौथा पॉइंट है, गांधी जी की बात किसानों तक नहीं पहुंच पाती थी। क्यों नहीं पहुंच पाती थी? क्योंकि जो भी बातें होती थी वो काफ़ी गुप्त तरीके से होती थी, क्योंकि स्थानीय नेता जो थे वे किसानों को गलत समझा देते थे। वो कहते थे, दो एग्जाम्पल मैं यहाँ दे रही हूँ। पहला एग्जाम्पल है लगान नहीं देना, यानी कि जो गांधी जी बात कहते थे वो उन तक पहुँचती नहीं थी, तो स्थानीय किसानों ने उनको समझा दिया गया कि गांधी जी ने जो कहा है कि किसानों को लगान नहीं देना है और जो भी ज़मीन है वो सब गरीबों में बंटवा देनी है, लेकिन जबकि गांधी जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। पांचवा पॉइंट है स्वराज का अर्थ, यानी कि स्वराज का जो अर्थ होता है वो स्वतंत्रता होता है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में अलग लगाते थे और शहरी क्षेत्रों में लोग अलग अलग अर्थ लगाते थे। जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र है वो मैं पहले वाली वीडियो में आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है। छठा है, बागानों में काम करने वाले लोग भी इस कानून को खत्म हो जाना जान रहे थे। अब बागानों में जो काम करने वाले लोग थे वो इस कानून का खात्मा क्यों करना चाहते थे? क्योंकि उन्हें चार दीवारियों में बंद रखा जाता था, वे बाहर आ जा नहीं सकते थे। जिसमें उन्हें बंद करके रखा गया था उनके लिए आज़ादी भी नहीं मिलती थी, वे अपने गांव से संपर्क भी नहीं रख पाएंगे। इसीलिए 1849 में इंग्लैंड में इमिग्रेशन एक्ट के माध्यम से बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना अनुमति प्राप्त किए बागानों से बाहर जाने की छूट नहीं थी, लेकिन उस टाइम इन लोगों को छूट दे दी गई थी। जैसे ही ये बागानों से निकलकर बाहर जाते हैं तो इन्हें पुलिस जो है वो पकड़ लेती है, क्योंकि इस तरह के कानून कोई निकाला ही नहीं था ब्रिटिश शासन ने, और इनको ये ऐसा बता दिया गया था, जिस कारण बागानों में काम करने वाले लोगों की पिटाई होती है। नंबर 7 है, लोगों को लगा कि गांधी राज स्थापित हो गया जब ये कानून समाप्त हो गया, लेकिन इस कानून को तो खत्म ही नहीं करा गया था, इसीलिए पुलिस ने उन्हें पकड़ा और उनकी पिटाई शुरू कर दी। नंबर 9 है, चौरी चौरा में हिंसक टकराव। चौरी चौरा कांड के बारे में आपको बता चुकी हूँ, जो पुलिस थाने में हुआ था, जिसमें काफ़ी लोग कर्मचारी जो थे पुलिस के वो जला दिए गए थे। तो ये था चौरी चौरा कांड। इसमें हिंसक टकराव हुआ जिसके कारण जनता और ज़्यादा भड़क गई थी। 10वां है, असहयोग आंदोलन वापस लिया गया फरवरी 1929 को। इसका कारण क्या था? गांधी जी ने वापस इसलिए लिया, वो चाहते थे कि जिस तरह से ये हिंसक घटनाएं हो रही हैं उससे कुछ लोगों को पता चलता है, किसी को कुछ पता नहीं चलता, कुछ लोग अनजान रह जाते हैं। इसी कारण उन्होंने सोचा कि हम असहयोग आंदोलन को वापस लेते हैं और दोबारा से कोई भी आंदोलन करेंगे तो उसमें सबसे पहले जनता को हम समझाएंगे। मैंने ये पॉइंट दिया है, पहले कारण बताएंगे, दूसरा फिर लोगों को समझाएंगे कि हमें कहाँ किस तरह से आंदोलन शुरू करना है। पढ़ाने का मतलब है कि उनको उसके सही और गलत का सारा लक्ष्य उनके सामने रखेंगे। लक्ष्य क्या था इस असहयोग आंदोलन का? देश में स्वतंत्रता स्थापित करना। फिर उनको आंदोलन करने के तरीके बताएंगे। क्षेत्र का मतलब होता है किस क्षेत्र में हमें सबसे पहले आंदोलन करना है, ये जानकारी देना है। प्रारंभ
किस दिन हमें प्रारंभ करना है, इसके बारे में समझाना है। तो ये सब कारणों को बताकर ही हम कोई भी आंदोलन शुरू करेंगे। 11वां पॉइंट था हमारा, इसमें 6 लाख श्रमिक शामिल थे। किसमें? आंदोलन में। 70 लाख कार्य दिवसों का नुकसान हुआ था, यानी कि लोगों ने अपने कॉलेज, स्कूल और जो ये होता है कचहरी होता है, तो सरकारी सारे ही कार्यों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वो असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। जब सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन पूर्ण रूप से नहीं हो पाया, तब असहयोग और सत्याग्रह को समाप्त किया जाना ही उचित समझा गया। अब मैं आपको बताऊंगी सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये भी महात्मा गांधी द्वारा किया गया था 2 मार्च 1930 को। ये पॉइंट्स दे रखे हैं, इन पॉइंट्स के माध्यम से मैं समझाऊंगी। आप एक स्टोरी की तरह इनको समझें और याद कीजिए। पहला पॉइंट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? ये 2 मार्च 1930 को आरंभ हुआ था। इसका उद्देश्य था पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना। दूसरा पॉइंट है, ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, ये ब्रिटिश शासन के विरोध में हुआ था। भारतीय जो थे वो ब्रिटिश शासन का विरोध चाहती थी। वह चाहती थी कि यहाँ से ये सरकार जाए और हम अपने देश को स्वतंत्र करें। तीसरा आता था नमक कानून भंग करने के लिए दांडी यात्रा की। ये 6 अप्रैल 1930 को हुई थी। अब मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले दांडी यात्रा क्या थी। दांडी यात्रा जो थी वो वायसराय इरविन को एक चेतावनीपूर्ण पत्र दिया गया था। ये जो था नमक कर के विरोध में दिया था। 11 मार्च 1930 तक उनकी मांगे अगर नहीं मानी गई तो वे सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देंगे, लेकिन वायसराय ने उनकी मांगों को मानने से इनकार कर दिया। तभी गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने 79 स्वयंसेवकों के साथ साबरमती आश्रम में 240 किलोमीटर की दूरी पर एक दांडी यात्रा प्रारंभ की। ये इसी को दांडी यात्रा कहा जाता है। इस दांडी यात्रा का एक ही उद्देश्य था, नमक कानून को भंग करना। अब नमक कानून क्या था? नमक समुद्र से नमक बनाकर सरकार के बनाए गए नियमों का विरोध करना जो था, वह नमक कानून को भंग करना था। चौथा पॉइंट आता है अंग्रेजों का असहयोग कर उनके बनाए कानून को भंग करना और उल्लंघन करना, यानी कि जो भी ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाए थे तो भारतवासी चाहते थे कि हम उनको भंग करेंगे, उनका सहयोग किसी भी तरह से नहीं देंगे, किसी भी कानून को का पालन नहीं करेंगे। 5वां पॉइंट था कपड़ा बहिष्कार। कपड़ा बहिष्कार से यहाँ मतलब आता है जो विदेशी कपड़ा था उसका बहिष्कार करना, देसी कपड़े का उपयोग करना। शराब की दुकानों की पिकटिंग की जाने लगी, यानी कि शराब की दुकानों को बंद किया जाने लगा। 6वां पॉइंट है वन कानून का उल्लंघन हुआ। 7वां पॉइंट है महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया, यानी कि इन सबको देखकर ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया, जिससे जनता में संघर्ष की ज्वाला भड़क उठी। नंबर 8, इस प्रदर्शन के कारण जब जनता भड़कने लगी तब ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि ये लोग बात मान नहीं रहे हैं और लगातार आंदोलन कर रहे हैं, जिस कारण देश भर में 1 लाख लोगों को जेल भेज दिया गया। 9वां पॉइंट है साइमन कमीशन। अब मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले कि साइमन कमीशन क्या था। आप लोग जान लीजिए, साइमन कमीशन जो था 1928 ईस्वी में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन भारत आया था। ये साइमन कमीशन जो था वो भारत की राजनीतिक दशा देखने के लिए आया था। जनता ने इसका बहिष्कार किया और बराबर नारे लगाए कि साइमन तुम वापस जाओ। इस नारों से उसका स्वागत किया। कमीशन को काले झंडे दिखाए गए और पंजाब में केसरी लाला लाजपत राय को लाठियों से पीटा भी गया, इसी प्रदर्शन के कारण लाहौर के पंजाब में। अब बताती हूँ मैं, जो साइमन कमीशन था इसको भारतीयों का जब प्रतिनिधि नहीं मिला, जनता में रोष था, तो ये फरवरी 1928 में वापस गया। 11वां है बारदोली के किसान आंदोलन की सफलता ने गांधी जी को अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन चलाने को प्रोत्साहित किया, क्योंकि बारदोली के जो किसान थे वो बहुत ही परेशान हो चुके थे। 12वां पॉइंट है दिसंबर 1931 में गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए। कौन गए यहाँ पर? मतलब लंदन भाग लेने महात्मा गांधी गए थे और इस आंदोलन को कुछ समय के लिए रोक दिया गया, क्योंकि गोलमेज जो आंदोलन था वहाँ पर महात्मा गांधी को किसी भी तरह का कोई भी हर्ष या सम्मान नहीं मिला। वहाँ से उन्हें निराश होकर वापस ही आना पड़ा और इस आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि जो रोका गया वो केवल महात्मा गांधी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए ही रोका था। 13वां पॉइंट है 1931 में दूसरा सम्मेलन हुआ। ये दूसरा सम्मेलन क्या था? दूसरा सम्मेलन भी गोलमेज सम्मेलन था।
गांधी जी वहाँ गए। भारतीय प्रशासन को उचित हल जब वहाँ नहीं मिला, तब भारत आकर उन्होंने फिर दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। चौथा पॉइंट है सरकार के अत्याचार। अब सरकार यहाँ कौन सी थी? ब्रिटिश सरकार थी। ध्यान रखिएगा, अभी यहाँ पर देश आज़ाद नहीं हुआ है, ब्रिटिश सरकार की कहानी चल रही है। तो ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों से गति थोड़ी धीमी हो गई थी। तब यह असहयोग आंदोलन 1934 में फिर दोबारा बंद कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार को इस आंदोलन को 1 साल लगा बंद करने में, और यह आंदोलन 1 साल तक चलता रहा। अब यहाँ पर मैंने आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में समझाया है। इसके परिणामों के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तब तक आप इतना वर्क कीजिए।